हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं सीटेट के ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम है हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी तक इसके पहले आपने एक देखा बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगला पार्ट लेकर आया हूं हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरेडिटी यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। देखिएगा, जो माता पिता के जीन से उसके बच्चे में जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है गुण, उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। यानी माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में जो भी गुण आते हैं, चाहे उसकी लंबाई का बढ़ना हो, चाहे वजन हो, चाहे उसका आकार हो, चाहे उसका रंग हो तो ये सारे चीज जो होती है वह आनुवंशिकता कहलाती है। और माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में जो आती है उसे छोड़कर जो कुछ भी होता है वह सारा का सारा क्या कहलाता है? वातावरण या पर्यावरण। पर्यावरण परिजोर आवरण, यानी चारों ओर जिस चीज से हम घिरे हुए उसी को हम लोग कहते हैं वातावरण या पर्यावरण। तो थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। जो आनुवंशिकता होती है वह एक स्टैटिक यानी स्थिर फैक्टर होता है, यानी आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता है, स्थिर होता है। एक बार जो गुण आ जाती है वह आ जाती है, चाहे उसका रंग ही क्यों ना हो, उसकी हाइट ही क्यों ना हो। तो ये जो माता पिता से आते हैं वह स्थिर होते हैं, जबकि जो वातावरण है वह क्या होता है? डायनेमिक होता है। डायनेमिक बोले तो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी बच्चे के माता पिता अगर महाराष्ट्र में पोस्टेड है, अगर वह असम में चला जाता है तो उसका वातावरण या पर्यावरण क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसकी परिस्थितियां वहां चेंज हो जाती है, वहां पे आबो हवा चेंज हो जाती है। लेकिन क्या उसका आनुवंशिक गुण है, जो उसकी हाइट है, उसका जो कलर है, उसका जो रंग है, क्या वह बदल सकता है? नहीं बदले। तो ध्यान रखिएगा कि आनुवंशिकता को बदला जा सकता है, लेकिन आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता है। यह कैसा टर्म है? एक फिक्स्ड होता है नहीं। और जो आपका हेरेडिटी फिक्स है, और इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें जो गुण सूत्र होते हैं, हर मानव में कितने गुण सूत्र होते हैं? तो गुणसूत्र की कुल संख्या 46 होती है, और पेयर में पूछा जाए जोड़ा में तो उसको हम लोग कहते हैं 23 जोड़ा। क्योंकि 2 का जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा यानी 46 हो जाएगा टोटल नहीं। और याद रखिएगा, जो मेल और फीमेल है यानी नर और नारी, मेल के पास 22 जो होता है एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के पास भी 22 तक जो होता है XX, और और यानी दोनों में 22 पेयर होता है समान। लेकिन 23वां जो पेयर होता है, 23rd पेयर जो होता है, वह मेल में XY होता है, लेकिन फीमेल में 23rd पेयर भी क्या होता है? XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एक बात समझिए, यानी मेल में क्या होता है? X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल जो होती है उसमें क्या होती है? X और X क्रोमोसोम्स। और अगर दोनों के कह सकते हैं कि अगर मिलन कराया जाए और इससे जाइगोट का निर्माण हो XY, तो ये बेबी बॉय का जन्म होगा। लेकिन अगर इस दोनों के मिक्स से XX क्रोमोसोम्स आते हैं तो वह बेबी गर्ल का जन्म होता है नहीं। यहां से एक चीज और समझिएगा आप कि लड़का या लड़की
लड़का या लड़की होने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो कोई नहीं है, क्योंकि यह एक नेचुरल फेनोमेना है, या कह सकते केमिकल रिएक्शन होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पुरुष के या स्त्री के जिम्मेदार है इसके लड़का या लड़की होने के लिए, लेकिन निर्धारण करता अगर कहे कि कौन है जो निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की, तो वह होते हैं उसके कौन सा? मेल, यानी पुरुष जो होते हैं वह निर्धारण करता है। चूंकि वाई बॉय होने के लिए जरूरत है, और वह कहां से आएगा? मेल के पास से ही आएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इतना तो आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आज तक ऐसा जन्म नहीं लिया है कि एक बिल्कुल क्या हो? समान हो, चाहे रुचि में हो, चाहे रंग में हो, चाहे बनावट में हो, आकार में नहीं। तो यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी जो होते दुनिया में, वह भी एक समान नहीं पाए जाते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो यहां तक आप यह भी जानते होंगे कि जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं वह भी बिल्कुल समान नहीं होते हैं, उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। और जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, यह दो प्रकार के जुड़वा होते हैं। ठीक है, एक होता है जो बिल्कुल समान होता है, लगभग, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और एक होता है फ्रैटर्नल ट्विंस। अब गौर कीजिए ये क्या है। देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है, आइडेंटिकल ट्विंस वैसे ट्विंस को कहा जाता है जो रंग में, बनावट में, आकार में नहीं, और लंबाई में बिल्कुल क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, नहीं, लगभग समान होते हैं। लेकिन फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं, उसका रंग, आकार, बनावट और उसकी लंबाई में क्या होती है? भिन्नताएं पाई जाती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वह, तो ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वह कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस वैसे ट्विंस को कहा जाता है जो मेल और फीमेल से जो जाइगोट का निर्माण होता है, उसमें फीमेल के एक अंडाणु के साथ एक शुक्राणु तो मिलते हैं, लेकिन यह अंडाणु दो भागों में टूट जाता है, और जिससे ये ट्विंस बनते हैं, जुड़वा बनते हैं, जो बिल्कुल रंग, बनावट, आकार और लंबाई, यहाँ तक कि सोच में भी और चिंतन में भी क्या होता है? लगभग समान ही पाया जाता है। इसीलिए ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। लेकिन फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं, इसमें दो अलग अलग अंडाणु से दो नए जाइगोट का निर्माण होता है, जिसका रंग, बनावट, आकार, लंबाई जो होता है वह बिल्कुल अलग अलग होता है। उसकी सोच, उसके इंटरेस्ट, रुचि, शौक सब अलग होता है इसका। और चूंकि यह दो एग से फॉर्म होता है, नहीं, और यहाँ पे कितने एग से फॉर्म होता है? यहाँ पे एक एग होता है और यहाँ पे दो एग्स होते हैं। इसीलिए इसको, चूंकि दो अंडाणुओं से निर्माण होता है, इसलिए इसे डाइजाइगोटिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डाइजाइगोटिक कहा जाता है। क्या कोई समस्या है? बोलिए बच्चे लोग। अगर समस्या नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसका
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। ये बहुत ही विवाद चलता है इस पर, प्रकृति बनाम पर्यावरण या वातावरण। ध्यान दीजिएगा, नेचर यानी हेरेडिटी, वो सारे गुण जो माता पिता के जीन के माध्यम से अगले वंश में आते हैं वो कहलाता है नेचर। और नर्चर बोले तो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है पर्यावरण या वातावरण, यानी आनुवंशिकता के गुण जीन के माध्यम से जो आते हैं उस सबको छोड़कर जो भी बचता है सब क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। गौर कीजिएगा, हेरेडिटी जो होता है तो फिक्स होता है, और यह जो होता है क्या होता है? डायनेमिक होता है। यही ना होता है। अगर आपके माता पिता कितने ही आईक्यू लेवल अच्छे वाले क्यों ना हो, संस्कारी, संस्कृति सब कुछ हो, लेकिन अगर वातावरण सही नहीं मिलता है तो बच्चे का ये हेरेडिटी धरा का धरा रह जाता है। नहीं, लेकिन अगर आपको वातावरण भी बहुत अच्छा मिल गया हो, लेकिन अगर माता पिता जो जीन के माध्यम से आपको आईक्यू या विभिन्न चीज दिए हैं, अगर वह अच्छा नहीं है तो फिर आपका एनवायरनमेंट भी कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता। यानी इसीलिए कहा जाता है, वुडवर्थ कहते हैं नहीं, कि जो हमारा कौन चीज, जो हमारा इन्वायरमेंट है और हेरेडिटी है, यानी नेचर वर्सेस जो नर्चर का डिबेट है, वह किसी दोनों अपनी अहम भूमिका निभाती है। यानी जो हमारी विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वुडवर्थ के अनुसार वह क्या है? हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है? प्रोडक्ट होता है। यानी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है हेरेडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, यानी डेवलपमेंट इजकल टू जो हम लोग बोलते हैं हेरेडिटी इनटू इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी हमारा विकास जो है वह हमारे आनुवंशिक और किसका? वातावरण का एक प्रभाव है। अगर कोई कहता है 50-50% तो ये गलत है। हम परसेंट में इसको बता नहीं सकते हैं, दोनों का योगदान है, दोनों अंतर संबंधित है, लेकिन न तो वह योग के रूप में है, न घटाव के रूप में है, न वह भाग के रूप में। किस रूप में होता है? गुना के रूप में होता है, गुणनफल होता है। विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण का एक गुणनफल होता है। इसलिए याद रखिएगा कि आपका जो नेचर है, जिसे हम प्रकृति बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकृति, और नर्चर को पोषण कहा जाता है। प्रकृति बनाम पोषण, दोनों का अहम भूमिका होती है। समझे? किसी एक के पर निर्भर नहीं होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षणिक अनुप्रयोग देखते हैं कि आखिर शिक्षा में इसका कैसे उपयोग किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि बच्चे के आनुवंशिक गुणों और वातावरण के पता कर लेने से हमें पता चल जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है,
आईक्यू लेवल क्या है, नहीं, और उसी के अनुरूप हम उसके शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं, चूंकि जो उच्च आईक्यू वाले बच्चे होंगे या अच्छे समाज वाले बच्चे होंगे, उनमें क्या होगा, आसानी से उसी के अनुसार पढ़ा सकते हैं। तो शैक्षणिक अनुप्रयोग में सबसे पहले क्या होता है कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है, आपको पता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है बच्चे के शिक्षा पर अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर अच्छा है तो बच्चे का बेहतरीन ढंग से विकास किया जा सकता है। नहीं, दूसरा होता है कि अगर आप शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का अंतःक्रिया, अंतर संबंध के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, तो दोनों के स्वभाव को, दोनों के वातावरण को जानना भी क्या होता है, जरूरत होती है। तभी इस समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता, दोनों के तालमेल के माध्यम से। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच का संबंध यानी भी पता होना चाहिए। क्या जरूरी होता है यह जानना? और क्या कर सकते हैं आप, तीसरी बात कि आपकी जो आनुवांशिकता होती है उसका भी अहम भूमिका होती है। तो ये सारा आप शैक्षणिक अनुप्रयोग में ला सकते हैं। तो आज की सेवा यही तक थी, लेकर आता हूं एक और वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,